दोस्तों, so in this part we are going to discuss from section 105A to 105L। देखिए, मैं ऐसा कभी कहता नहीं हूँ जनरली, लेकिन 105D से लेके 105I तक इसमें जो है प्रोसीजरल इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की। तो पहले हम वो समझ लेते हैं 105D से लेके 105I। उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे सेक्शंस को। तो 105D में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है, जो इसमें दे रखा है कि ये प्रूफ करना कि वो जो है प्रॉपर्टी कमीशन ऑफ ऑफेंस में यूज की गई है या ड्राफ्ट की गई है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करता है, कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। जब पुलिस ऑफिसर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर आपका जो है उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी इज़ टू बी सीज्ड बाय सच पुलिस ऑफिसर। तो जब प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, व्हेन सच प्रॉपर्टी इज सीज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गेट द प्रॉपर्टी इनटू अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम उसको जो है व्यवस्था करते हैं उस प्रॉपर्टी की, उसको कहीं मालखाना में रखते हैं जिससे प्रॉपर्टी सुरक्षित हो पाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द प्रॉपर्टी इनटू कस्टडी इज़ नॉट टू गेन समथिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, इट इज़ टू सिक्योर दैट जस्टिस टू बी सर्व्ड, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़े न्याय संगत हो पाए प्रोसीडिंग, ठीक है। इस वजह से हम प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखते हैं, न कि कोई गेन के लिए, ठीक है। जब भी प्रॉपर्टी की आवश्यकता हो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और ये इस्टेब्लिश करेंगे कि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू प्रोसीड्स ऑफ अ क्राइम, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसेक्शन यही बात करता है। जब हम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो नेक्स्ट सबसेक्शन ये बात करता है कि हम नोटिस भेजेंगे उस पर्सन को जिसके पर्सन में हमने पाया है, मतलब जिस पर्सन के पास आपने उस प्रॉपर्टी को पाया था उस पर्सन को आप जो है नोटिस भेजेंगे। वो प्रूफ करेगा कि उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। अगर वो प्रूफ कर देता है, कोर्ट के सेटिस्फेक्शन में है कि ये बाकी में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में नहीं यूज़ हुई है, तो उसका फॉरफीचर रिजेक्ट कर देंगे, उसको प्रॉपर्टी वापस दे देंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, अपीयर भी होता है वो, कोर्ट को लगता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में यूज़ हुई है, तो जो है उसको प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर देंगे, जो कि नेक्स्ट सबसेक्शन में होता है नोटिस के बाद, ठीक है। जब आपका फॉरफीचर डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें ऐसा होता है, फॉरफीचर डिक्लेयर करते टाइम पे कोर्ट को लगता है कि हाँ, इतना पार्ट तो प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ होगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, बट दैट पार्ट शुड नॉट बी या वॉज नॉट यूज्ड इन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जब अगर कोर्ट को ये लगा है कि दैट पार्ट नॉट यूज्ड, लेकिन उसका जो है उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि उस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, वो पार्ट आया कहाँ से, तो कोर्ट ये कहता है कि आपको ये प्रॉपर्टी का पार्ट तो दे देंगे, बट इसके ल्यू में आप हमें जो है फ़ाइन दे दीजिए। तो ये आपका जो है नेक्स्ट सबसेक्शन हो गया। तो ये सबसेक्शन की जब हमने लाइन समझ ली तो हम पढ़ेंगे ना एक 105D से लेके 105I, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले में हमने पुलिस ऑफिसर साहब ने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको सीज कर लिया, फिर उसको मैनेजमेंट में रखा, मैनेजमेंट में रखने के बाद हमने नोटिस भेजा, नोटिस में भेजने के बाद कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है तो उसको फॉरफीट कर लेता है। कुछ पार्ट उसको लगता है कोर्ट को कि हाँ फॉरफीटेड है, लेकिन जो है कुछ पार्ट कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में यूज़ हुआ है, तो उसके ल्यू में आप जो है फ़ाइन लेते हो। तो ये आपका जो भी डी से लेके आई तक सबसेक्शन है, ये आपका इन लाइन आपके एक साथ चलते हैं और ये जो है आपका जो है एक स्टोरी आपका मेकआउट करते हैं। तो यहाँ से हम जो है 105D का से लेके 105I का हम जो है सारांश समझ गए। अब जो है हम शुरू से आते हैं 105A डेफिनेशंस पार्ट से। 105 की डेफिनेशन क्या कहती है? इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। जब तक कि कंटेक्स्ट में अदरवाइज ना दे रखा हो, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मानी कोई भी कंट्री होता है जिस कंट्री के साथ इंडिया ने कोई है आपका अरेंजमेंट किया है। इंडिया यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफ़र किया गया है, कोई आपका जो है अरेंजमेंट किया है थ्रू ट्रीटी या अदरवाइज़, या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम जो है आपके यहाँ ऐसे करके भैया आपके साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। या जो भी व्यवस्था आप कर रहे हो वो आपका जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहलाएगा जिस कंट्री के साथ हमने किया है, ठीक है। अब थ्रू नोटिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपका जो है या ट्रीटी के द्वारा कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का मैटर है, तो वो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आइडेंटिफाइंग मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्टेब्लिश करना, कि मतलब प्रूफ करना कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी या तो कमीशन ऑफ ऑफेंस में डराइव हुई है या कमीशन ऑफ ऑफेंस के दौरान ये यूज़ हुई है। तो ये आपका एस्टेब्लिशमेंट
ऑफ प्रूफ होता है आइडेंटिफाइंग। तो जहाँ भी आइडेंटिफाइंग वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि आपने ये इस्टेब्लिश किया है प्रूफ कि हाँ ये जो है यूज़ हुई है। इसलिए मैंने कहा था जब डी में होगा तो पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है, और जब एच में होता है तो जो आइडेंटिफाई वर्ड यूज़ हुआ है वो कोर्ट के रेफरेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आपका यहाँ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देख लेते हैं। देखिए क्राइम का प्रोसीड्स होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो तो या तो डराइव की गई है या ऑप्टेन की गई है, प्राप्त की गई है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका क्रिमिनल कृत्य में आपका उसका परिणाम हो। ठीक है, रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक, उसमें आपका जैसे करेंसी ट्रांसफर्स का भी इसमें इन्वॉल्विंग बताया कि उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद डी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मानी क्या होता है? प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी आता है या उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, कोई भी असेट्स हो उससे रिलेटेड, सारे आते हैं। कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। देखिए कॉर्पोरियल होता है कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल भी कह सकते हैं, और इनकॉर्पोरियल होता है इट इज़ अ नेचर दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, इट कैन बी फील ओनली। ठीक है, तो वो आपका जो है जो चीज़ फील की जा सकती है, कैन बी फेल्ट ओनली, तो उसको हम इनकॉर्पोरियल बोलते हैं, इंटेंजिबल बोलते हैं। तो इसमें मूवेबल और इमूवेबल भी इंक्लूड होता है। और कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि टाइटल से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, डराइव की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, ठीक है, तो वो आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आएगा। ट्रेसिंग मतलब होता है, अब ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग का सिंपली मतलब समझ लीजिए बिलोंगिंग। ठीक है, बिलोंगिंग कि वो प्रॉपर्टी बिलोंग कहाँ करती है, उसके ट्रेस निकालना कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, अस्तित्व क्या है, उसका नेचर क्या है, सोर्स क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, मूवमेंट क्या है, ठीक है, कहाँ से आई, कैसे गई। ठीक है, टाइटल और ओनरशिप, उसका टाइटल क्या है, ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, दैट आर ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में आप एग्जिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, उसका जो है बिलोंगिंग्स देखते हैं। तो ये आपका ई हो गया। ये 105 ए कंप्लीट होने के बाद हम 105 ई पर आप रीच करते हैं, दैट इज़ असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन्स। तो अगर कोई भी कोर्ट इन इंडिया, ठीक, उनको लगता है कि कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट किसी पर्सन को इशू करना चाहिए टू अटेंड और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट या थिंग, ठीक है, और वो जो है उनके द्वारा आपका इशू भी कर दिया गया है, और वो जो एग्जीक्यूट किया जाना है वो किसी दूसरे स्टेट में किया जाना है, मान ली बाहर किसी कंट्री में एग्जीक्यूट किया जाना है, तो आप जो है डुप्लीकेट में उस वारंट को भेज देंगे। ठीक है, और किस फॉर्म में भेजेंगे? जैसा भी उस कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया हो। ठीक है, जब आप भेज देते हो तो उस कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उस मैनर में उसको जो है एग्जीक्यूट करा दे। ये आपका 105 बी का क्लॉज फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्लॉज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में कोई ऑफेंस की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई एप्लीकेशन किया है, ठीक, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर है, उसने रिक्वेस्ट किया है कि किसी पर्सन की अटेंडेंस ज़रूरी है। ठीक है, और कहाँ ज़रूरी है? वहाँ ज़रूरी है जहाँ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है, और वो व्यक्ति कहाँ है? वो दूसरे स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो उसको वो जो है बुलाया जा सकता है, उसकी अटेंडेंस को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सकता है। और उसको फुलफ़िल कैसे किया जाएगा? या तो आप समन इशू कर देंगे या वारंट इशू कर देंगे डुप्लीकेट में, और उस पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, तो और कहाँ भेजेंगे? वहाँ जहाँ कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट जो भी है, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका स्पेसिफाई कर रखा हो, ठीक, कि ऐसे करके सर्व होगा और ऐसे करके एग्जीक्यूट होगा, तो उसी सेम तरीके से आपका जो है सर्व और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो है थर्ड क्या है? थर्ड है आपका जहाँ कोर्ट ऑफ इंडिया में, कोई कोर्ट ऑफ इंडिया में आपका मैटर चल रहा है, ठीक है, तो अगर कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई आया है वारंट, ठीक है, मान लो कोई भी कोर्ट ऑफ इंडिया में कहीं दूसरे स्टेट बाहर से आया है कि हम जो है एग्जीक्यूट कराएं कोई भी वारंट को, तो हम ऐसे एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे कि हमें जो है किसी अनदर कोर्ट, कोई दूसरे स्टेट का कोर्ट करता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोर्ट जो है उत्तराखंड के कोर्ट को कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा वो वारंट। जैसे मान लीजिए आपका अमेरिका के कोर्ट ने हमें किया कोई वारंट इशू,
तो हम उसको सेम ऐसे ही इशू करें, वो एग्जीक्यूट करेंगे जैसे उत्तराखंड के कोर्ट ने यूपी के कोर्ट को किया। वो यही इसमें कहने का मतलब है थर्ड क्लॉज में। अब उसके बाद फोर्थ क्लॉज देख लेते हैं। जब भी कोई पर्सन ट्रांसफ़र किया गया है सब क्लॉज 3 के द्वारा, ठीक है, और वो प्रिजनर इन इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने कहीं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, ठीक, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति को वारंट के लिए एग्जीक्यूशन के लिए उत्तर प्रदेश में भेजा, आपने जो है उसको एग्जीक्यूट करा दिया, उसको वहाँ भेज दिया, ठीक है, तो आपके यहाँ वो प्रिजनर था, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में वो प्रिजनर था, तो उसके कोई कुछ कंडीशनें थी, तो उन कंडीशनों को उस अमेरिका वाले कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ said in fourth clause, where a person transferred to a contracting state pursuant to subsection 3 is a prisoner in India, the court in India or the central government may impose such condition as the court or government may deem fit। ठीक है, कुछ कंडीशंस आपके इम्पोज कर सकती हैं और दैट कोर्ट शुड फॉलो दैट कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ क्लॉज में ये है कि वहाँ से मान लो कोई व्यक्ति आया है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो हमारे कोर्ट को वो सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो वहाँ के कोर्ट ने आपका इम्पोज किए हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। वेयर द पर्सन ट्रांसफर्ड टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 और 2 इज़ अ प्रिजनर इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में वो प्रिजनर है, तो द कोर्ट इन इंडिया शेल इंश्योर दैट, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है नाउ, दैट दे शेल इंश्योर दैट कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रिजनर इज़ ट्रांसफर टू इंडिया आर कॉम्प्लाइड विद, जो भी कंडीशन है वो कॉम्प्लाई की गई हैं, and such prisoners shall be kept in such custody subject to such condition as the central government may direct in writing, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि फोर्थ क्लॉज में आपने कैसे बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शेल कॉम्प्लाई विद द कंडीशन जो कि आपके इंडियन कोर्ट ने दी हैं, ये तो इसमें दे नहीं रखा है फोर्थ क्लॉज में, आपने कैसे कह दिया। देखिए जनरली जब हम कोई भी ट्रीटी करते हैं तो जो हमारे यहाँ रूल होते हैं हम उन्हीं को रेटिफाई या रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जब हम किसी स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो उन्हें भी तो हमारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाइडली है फोर्थ क्लॉज में कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है वो भी हमारी उस प्रिजनर की जो भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करेगा, ठीक है। अब आपका 105C देख लेते हैं। दैट इज़ असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं यहाँ फिर एक कोर्ट इन इंडिया, अगर कोर्ट इन इंडिया को रीजन टू बिलीव है कि कोई प्रॉपर्टी, ठीक, किसी पर्सन के द्वारा जो ऑब्टेन की गई है वो आपका जो है किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस में जो है आपका यूज़ की गई है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पुलिस ऑफिसर या कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड है उन्हें, तो उसमें क्या कर सकते हैं वो 105D, ठीक है, से लेके 105J के रेगुलेशन से या रूल से आपका जो है जो भी सेक्शंस में दे रखा है उससे बाइंडिंग होंगे, उसके प्रोविजंस में आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं कि इस चैप्टर में 105D से लेके 105I या 105J तक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर का बना दिया है सबसेक्शन 1 के तहत, और कोई भी प्रॉपर्टी जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, मानी कि बाहर कहीं किसी कंट्री में है, तो कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप जो है हमें जो है वो प्रॉपर्टी भेज दीजिए या इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करा दीजिए। अगर कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये तीसरे क्लॉज में उसकी बात की गई है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाहर स्टेट से आया है इंडिया में, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम उसको भी ऐसे एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे कि क्या कहते हैं कोई भी चीज़ हमें एग्जीक्यूट कराई गई हो उस कंट्री के द्वारा, या फिर हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइंडिंग होंगे। इसमें सिंपल बात यही कही है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है या कोई भी आपका जो है अथॉरिटी रिसीव करती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तब हम क्या करेंगे कि उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगा सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट उस कोर्ट को भेज देगा जिस कोर्ट से आपने रिक्वेस्ट की है, और उस कोर्ट की क्या ड्यूटी है, इट इज़ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर सेम एज मेंशन इन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सभी मेंशन होगा। अब उसके बाद 105D देख लेते हैं हम। तो 105D आपका है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। देखिए मैंने बोला था इसमें कि आपका जो है इसमें ज़्यादातर ड्यूटी किसकी होती है आइडेंटिफिकेशन की, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो आपका कोर्ट को मान लीजिए कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है 105C की क्लॉज 3 के तहत, मान लो कि
बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने कहा है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को वो करा लीजिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है, तो पुलिस ऑफिसर को आप डायरेक्ट करेंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा, कि वो जो है ट्रेस करे और आइडेंटिफाई करे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आपका जो भी आपने जैसे कोई भी आपकी पुलिस ऑफिसर को आपने कहा, तो पुलिस ऑफिसर सारे वो स्टेप लेगा, जैसे कि कोई भी इंक्वायरी करनी हो, उसे इन्वेस्टिगेशन करना हो या सर्वे करना हो, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, प्रॉपर्टी, असेट्स, डॉक्यूमेंट, बुक ऑफ अकाउंट, या कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी रिलेवेंट मैटर है उससे रिलेटेड, तो वो सारे स्टेप लेगा। ठीक है, अब एनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सर्वे जो भी आपने बनाया है ऑफिसर ने, तो वो आपका जो है उस कोर्ट के डायरेक्शन में ही होगा, जो उस कोर्ट ने डायरेक्शन उसको दी है। ठीक है, अब आपका 105E देख लेते हैं, सीजर और अटैचमेंट। जब ऑफिसर आपका इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है और उसको रीजन टू बिलीव है कि जो प्रॉपर्टी जिसके लिए आपका इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसके द्वारा कंडक्ट की गई है, वो जो है आपका या तो कंसील की जा सकती है या फिर जो है किसी और मैनर में आपका डिस्पोज ऑफ की जा सकती है, तो उसको जो है क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सीज़ कर लेगा। ठीक, और अगर उस प्रॉपर्टी को सीज़ करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो वो एक ऑर्डर बना देगा ये कहते हुए कि जो है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाए या फिर इस प्रॉपर्टी के साथ कोई और तरीके से डील नहीं किया जाए। ठीक है, जब तक कि प्रायर परमिशन उस ऑफिसर की ना ली जाए। ठीक है, और मतलब बिना प्रायर परमिशन के उस ऑफिसर के आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और ऐसी कॉपी की जो है आप एक ऑर्डर की कॉपी उस पर्सन को दे देंगे कि ये रही कॉपी। ठीक, अब जो भी आपने ऑर्डर किया है सबसेक्शन 1 में, वो उसका इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो ऑर्डर को कंफर्म नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट को कंफर्मेशन कब तक करना है, 30 डेज़ के अंतर्गत कंफर्म करना है। ठीक है, कि हाँ भैया अब जो है 30 डेज में कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, नाउ प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड और अटैच्ड। ठीक है, सीज का मतलब होता है टू टेक द प्रॉपर्टी एंड अटैच मतलब यहाँ अब ये बाध्य हो गए आप। ठीक है, अब 105F देख लेते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। सो आई ऑलरेडी सेड दैट कि जो प्रॉपर्टी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सीजिंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट टू टेक समथिंग सम गेन, इट इज़ टू लाइक मतलब उसको कस्टडी इसलिए दी जाती है प्रॉपर्टी की कि हम जस्टिस को सिक्योर कर पाएँ। जब कोर्ट को ज़रूरत है तो वी कैन प्रोड्यूस अ प्रॉपर्टी बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो है सिक्योर कराने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, कोर्ट किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया को अपॉइंट कर सकता है जहाँ प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है, और एनी अदर ऑफिसर या किसी भी अदर ऑफिसर को दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर टू सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो या फिर कोई भी व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कि वो जो है प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है सबसेक्शन 1 में, वो रिसीव करेगा, मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, जो भी उसने ऑर्डर बनाए गए हैं उस मैनर में। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कंडीशन स्पेसिफाई करती है वो सारे फॉलो करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके जो है मेजर्स भी ले सकता है, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके डिस्पोजल के रिगार्डिंग में, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में अगर कोई गाइडलाइन देती है तो उसके रिगार्डिंग वो मेजर्स भी ले सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। अब 105G देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, सीज कर लिया है, तो अब जो है क्या हुआ है कि कोर्ट को रीजन टू बिलीव है कि ये जो है आपका प्रॉपर्टी आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो वो नोटिस सर्व करेंगे किसी पर्सन को, या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे रख रहा है उसको भी आप नोटिस करेंगे, दोनों को कर सकते हैं। देखिए, एक होता है जिस प्रॉपर्टी का कोई ओनर है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके बिहाफ पे रख रहा है, तो आप दोनों को नोटिस भेजते हैं इस पर। ठीक है, और उनको नोटिस कितने दिन के, 30 दिन के अंतर्गत नोटिस भेजेंगे कि आप ये बताइए कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग क्या है, असेट्स क्या है, किससे लिए, कैसे लिए, इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का आपका मतलब जरिया क्या है, आप ये पूछेंगे कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, फिर उस पर रिलाई करेंगे कि बाकी में ये झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है उस इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, और ये सो कॉज करे कि वाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी एज द केस मे बी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि क्यों ये प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्यों ना डिक्लेयर की जाए। ठीक है, या फिर फॉरफिट की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको जो है एक्सप्लेनेशन देनी है उस चीज़ की। जब नोटिस आपका इशू किया गया है उस पर्सन को स्पेसिफाई करते हुए, ठीक,
या फिर किसी पर्सन के द्वारा जो उसके बिहाफ पे हो रहा है उसको भी आपने नोटिस किया है, तो नोटिस आपकी जो है कॉपी दोनों लोगों को सर्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि आप जो है उस व्यक्ति को भी सर्व करेंगे उसकी कॉपी। अब नेक्स्ट सेक्शन हम 105H देख लेते हैं। तो 105 सिंपल कहता है कि कोर्ट ने जब एक्सप्लेनेशन दे ली है सो कॉज नोटिस इशू करने के बाद, ठीक है, और पर्सन जिसको नोटिस भेजा गया है, ठीक, या फिर कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे रख रहा है प्रॉपर्टी उसको नोटिस भेजा गया है और उसे जो है ऑडी अल्टरम पार्टनर यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दी है उसको हर्ट करने की, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपने उसकी सुनी है, फिर आप जो है रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड करेंगे कि वाकई में ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है कि नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो है जब पर्सन मान लो जिसको आपने जो है नोटिस दिया, ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड है या फिर कोई उसके बिहाफ पर है उसको आपने नोटिस दिया और वो अपीयर नहीं होता है, तो आप जो है एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि हाँ ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और नॉट। ठीक है, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद अगर कोर्ट सेकंड क्लॉज में ये कहता है कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी, देखिए इस पर वर्ड आप याद रखिएगा, सम ऑफ प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टी आपका जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आपका जो है आइडेंटिफाई कर ली गई है कि हाँ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, बट ये नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, यानी कि कुछ पार्ट आपका प्रूफ नहीं हो पाया है, तो आपका जो है कोर्ट को जो है ये लॉफुल होगा कि वो जो है आपका ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलेटेड है अपने बेस्ट ऑफ जजमेंट में आप बताएंगे कि हाँ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसी फाइंडिंग को अपने बेस्ट ऑफ जजमेंट में आप रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, जहाँ कोर्ट को जो रिकॉर्ड करता है फाइंडिंग इस सेक्शन में कि एनी प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो प्रॉपर्टी तुरंत के तुरंत आपका फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, और ऑल इनकम्बरेंसेस यानी कि वो जो है सीधे डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर देगी। ठीक है, वेयर एनी शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी शेयर जो है कंपनी के स्टैंड फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन, तो कंपनी सेल क्या करेगी, फोर्थवेयर रजिस्टर द एज द ट्रांसफ़र ऑफ सच शेयर्स। ठीक है, तुरंत के तुरंत जो है ऐसे शेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी, आप एज द शेयरी वो एज अ ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर। ठीक है, उसके बाद 105I देख लेते हैं। अब 105I स्पेसिफिकली उस पार्ट से रिलेटेड है जिस पार्ट को आप प्रूव नहीं कर पाए हैं कि दैट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उसके रेफरेंस में आप क्या करते हैं कि वेयर अ कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट एनी प्रॉपर्टी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो हम क्लियर हो गया, एंड इट इज़ अ केस वेयर सोर्स ऑफ ओनली पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, और किसी पार्ट का मतलब प्रॉपर्टी के किस पार्ट का आपको सोर्स नहीं पता चला है कि ये आई कहाँ से, ठीक है, वो प्रूव ही नहीं हो पाया कोर्ट के सेटिस्फैक्शन में, तो आप जो है जो पर्सन अफेक्टेड है उससे कहेंगे कि आप इसके जगह आप फ़ाइन पे कर दीजिए और आप ये जो है ले जाइए प्रॉपर्टी। तो फाइन कितना होगा, इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट। ठीक है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ फाइन अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, पहले देखो ऑर्डर बनाने से पहले कि आप फाइन कर दें इसकी जगह, उससे पहले आप जो है उसको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ये अगर नहीं भी लिखा होता तो हम 105H में देख ही चुके हैं कि एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज़ गिवन टू पर्सन। ठीक है, उसके बाद वेयर द पर्सन अफेक्टेड पेज द फाइन, अगर वो पे कर देता है फाइन, ठीक है, जिस टाइम पे आपने अलाउ किया है, तो कोर्ट रिवोक कर सकता है डिक्लेरेशन ऑफ फॉल्ट फीचर की और प्रॉपर्टी जो है उसको रिलीज़ कर सकता है। अब 105J देख लेते हैं कि सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड। ठीक है, जब कोई भी आपने मतलब जैसे ई में आप ऑर्डर करते हैं, ई में आप क्या ऑर्डर करते हैं, ई में आप जो है सीजर के लिए करते हैं ना ऑर्डर, कि आप जो है ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपको जो है अटैच कर लिया गया है, जब तक आपको कहीं परमिशन ना मिले इस ऑफिसर इंचार्ज से तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई मान लो ऑर्डर बना दिया है आपने 105E के तहत, और इतने में जो है वो ऑर्डर पेंडिंग है और आपने जो है कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो जो है नल एंड वॉइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जो है 105J में बोला गया है। अब जो है के देख लेते हैं, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन या वारंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया गया है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट से, या फिर जो है कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा ट्रांसमिट किया गया है इंडियन कोर्ट को,
तो वो जो है कैसे आपका होगा, वो ऐसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन में, उसी के द्वारा, उसी के सेंस में आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा उन कोर्ट्स के द्वारा। अब एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर सकती है ऑफिशियल गजट में कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन कैसे होना है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के रेफरेंस में, और जहाँ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट आपने कोई भी बनाया है थ्रू ट्रीटी अदरवाइज जो भी है, वो सारी चीज़ें आपका फॉलो करनी पड़ेगी कि कोई कंडीशन है तो कंडीशन फॉलो करोगे, एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन, क्वालिफिकेशन से कुछ तो वो भी आप फॉलो करोगे। दैट इज़ सिंपली जो है 105L ये कहता है कि ट्रीटी में जो मेंशन है यू शुड फॉलो दैट। ठीक है, अब ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है चैप्टर। नेक्स्ट में आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।